Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about इनविजन पीएचडी के एग्जाम जो कि आज हुआ है। और उस एग्जाम से रिलेटेड मैं रिव्यू दूंगा कि कैसा क्वेश्चन का पेपर था, कैसा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस के वेटेज ज्यादा थे, और इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। लास्ट ईयर के एग्जाम्स के कंपेरिजन इस साल का एग्जाम कैसा रहा, और आगे हम लोग क्या सुधार इसमें कर सकते हैं उस संबंध में, ठीक है। और ये जो भी मैं कुछ बताऊंगा ये सारे कुछ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैं कुछ देर के बाद या कुछ इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा, जब तक मुझे ये पता चल जाए कि ये सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट है। क्योंकि जब क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होंगे तो उसका सॉल्यूशंस आप कैसे दे सकते हो, राइट है ना। तो जब तक दो तीन स्टूडेंट से मैं क्रॉस चेक ना कर लूं तब तक ओके। तक अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तब कमेंट में बता सकते हैं, या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी सॉरी, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ नहीं। तो पहला जो स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ई ई टू द पावर जेड इक्वल टू 3z+1 इन द रीजियन मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके इक्वेशन exponential and on another hand you have a polynomial 3z+1, ठीक है, in the region mod z less than 1. So it's a basic questions of Rauch's theorem and I hope most of the students has executed this problem, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर से ये कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है कि ऑल दोस complex number z such that mod z less than 2023, then the value of the integral 1 upon 2 pi I fz by fz dz along the boundary of C। एफ जेड इन्होंने शायद दिया नहीं है। अब मैं एक सेकंड एफ जेड थोड़ा मैं क्रॉस चेक कर लूं कि व्हाट इज द एफ जेड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो एफ जेड इज ई टू द पावर पाई बाई टू जेड माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू जेड। अगेन ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर आपने आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि एफ डैश जेड बाई एफ जेड ओवर ए क्लोज कर्व, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स ऑन दिस अपना जो भी आपको रीजन जो बाउंड्री दे रखा है, या जो आपको सर्कल दे रखा है, या जो भी दिया क्लोज कर्व उसके अंदर, है ना, कितने पोल्स और जीरोस होते हैं, उस टाइप की चीजें वो आपको दे रखा है फंक्शन आराम से। और आराम से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुए होंगी स्टूडेंट लोगों के साथ, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100, देन द कार्डिनलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए साइलो टू सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए, ये भी बहुत मतलब किसी ने भी अगर ग्रुप थ्योरी थोड़ा बहुत समझा होगा ना, मैं तो ज्यादा डीपली तो मैं बात भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी कि साइलो ग्रुप क्या होता है, टू एस एस जी क्या होते हैं, थ्री एस एस जी क्या होते हैं, फोर एस एस जी क्या होते हैं, इनके क्या ऑर्डर्स होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये अगर डेफिनेशन पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन लोगों से बन गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जी कोई ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर 100 है, तो बोला जा रहा है कार्डिनलिटी ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ टू एस एस जी साइलो टू सब ग्रुप ऑफ जी। तो जी अगर अगर कोई एच जो है टू साइलो सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या होगा, और नॉर्मलाइजर का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी सब ग्रुप, और टू एस एस जी के लिए तो आराम से निकलता है, नंबर ऑफ पीसेस जी। एक लाइन का आंसर है, और मुझे लगता है कि ये लोगों ने आराम से बनाया होगा बिना हेजिटेट किए। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कंडीशन यही है कि उन्होंने अलजेब्रा, स्ट्रक्चरल अलजेब्रा समझ के पढ़ा होगा, समझदारी से पढ़ा होगा तब। ओके, फिर एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स m सच दैट m जो है वो 2 से 90 999 के बीच में है। ओके, someone should correct me, number of integers m which lying between 2 to 999 including these two integers, so m greater than equal to 2 less than equal to 999 such that m square congruent to m modulo 1000, ठीक है। एम स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉडलो 1000। अब यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी आ गई, कुछ लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे जो मॉडलो लिखा है वो 999 लिख दिया है और 1000 लिख दिया। कोई बात नहीं, जो भी अब क्वेश्चन करेक्ट, ये जो भी क्वेश्चन मैं बोला मेमोरी बेस्ड है। तो मैं और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरे को भेज देंगे क्वेश्चन क्या है।
लेकिन जो भी आंसर हो, चाहे वो 99 999 हो या 1000 हो, आंसर एक सेकंड का है। कितना एडम पोटेंट एलिमेंट है वो पूछे जा रहे हैं। अब टर्म कंडीशंस देख लो, 0 और 1 इंक्लूड है या नहीं है, बस उस पे आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। क्वेश्चन को देख के मुझे भी लग रहा है कि 1000 होगा, क्योंकि मॉडलो 99 अगर 999 रहेगा तो फिर तो वो जीरो आ जाएगा। अगर एम 999 लोगे तो आपने जीरो को क्यों छोड़ा? तो मेरे ख्याल से लगता है 1000 होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे अगर मैं आऊं, नहीं, फिर पूछा जा रहा है कि कोई R3 का वेक्टर दे रखा है, x1 x2 x3, ठीक है, और x इन्फिनिटी वहां पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है। मैक्सिमम मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 मॉड ऑफ x3, वो सुप जो होता है सुप नॉर्म किसी भी वेक्टर के लिए, और L1 नॉर्म ऑफ x मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ x3। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू दिस होल्ड्स फॉर ऑल x। तो यहाँ पे एक इनक्वालिटी जो L1 की इनक्वालिटी है, वो L इन्फिनिटी की इनक्वालिटी से छोटी हो रही है कुछ स्केलर मल्टीपल से। तो बोला जा रहा है कि इस लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बताइए। मिनिमम वैल्यू तो आप निकाल सकते थे, है ना, नॉन नेगेटिव के केस में, इसलिए मैक्सिमम बोल रहा है कि क्या होगा। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू सुप इन्फिनिटी भाई नॉर्म वन नॉर्म इन्फिनिटी, ये एक अच्छा सा इनक्वालिटी होता है इसके बीच में। आप आराम से एक्सक्यूट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, राइट। एक स्फेयर का प्रॉब्लम है, एक स्फेयर के अंदर रिएक्ट जो आप बोल रहे हो यूनिट जो होते हैं, जो स्क्वायर्स, जैसे R2 में स्क्वायर्स हो गए, R3 में अपने क्यूब्स हो गए, उस टाइप की चीजों से लेके इसको ज्योमेट्रिकली रिलेट करना है प्रॉब्लम्स को। तो ये बहुत भी उस टाइप के नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका टच है तो क्वेश्चन बन गया होगा। इसको थोड़ा सा मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ, ठीक है। फिर एक है कि एक टोपोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछा गया है कि लेट एक्स बी ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस and the smallest topology in X for which X has exactly 7 open sets। तो X एक फाइनाइट सेट है, और आपको पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा टोपोलॉजी क्या होगा। सबसे छोटा टोपोलॉजी ऑफ X क्या होगा जिसके लिए X के पास केवल 7 ओपन सेट्स होंगे। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में मतलब X की कार्डिनलिटी क्या होगी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ X, है ना, सच दैट X हैज एग्जैक्टली 7 ओपन सेट्स। किसी भी आप टोपोलॉजिकल स्पेस अगर पढ़े होंगे, समझ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस में 2 ओपन सेट्स हमेशा आपको मिल जाएंगे, एम्प्टी सेट और फुल सेट। इन दोनों को छोड़ के 5 ओपन सेट्स बच रहे हैं इस कंडीशन के अनुसार, 7 ही ओपन सेट आपको दिया गया है। पूछा जा रहा है कि एक्स की कार्डिनलिटी कितनी होगी, क्या बता सकते हैं कितनी होगी, कि सबसे छोटी कार्डिनलिटी एक्स की क्या होगी, ताकि इस कार्डिनलिटी पे आपका 7 ओपन सेट हो। और इस इससे अगर कोई किसी सेट की छोटी कार्डिनलिटी है तो उसमें 7 ओपन सेट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, टोपोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेयर एंड देयर आपको करना है। तो इसको भी मॉडरेट लेवल पर रखता हूँ मैं, आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है इस पर। नेक्स्ट मैं आता हूँ, एक ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी ग्रुप का, ठीक है। आ, ग्रुप का क्वेश्चन पूछा गया कि वी है A v1 + B v2, V इज द सेट ऑफ कलेक्शन A b1 + B v2, जहाँ A b बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, सो इट्स लाइक स्पैन ऑफ V1 V2। द सब ग्रुप ऑफ Q×Q वेयर V1 आपको दे रखा है हाफ 1/3, ये कोऑर्डिनेट है। V2 कोऑर्डिनेट जो दिया दे रखा है 1/4 1/5, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1/4 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट 1/5। और U ले रखा है Z×Z, ठीक है, U आपको दे रखा है Z×Z। पूछा जा रहा है कार्डिनलिटी ऑफ द कोशेंट स्पेस, कोशेंट ग्रुप V/U। भी जो आपने स्पेस लिया, जो कि दो वेक्टर V1 V2 से स्पैन हो रहे थे, A b1 + B v2 वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Z। फिर आपको U दे रखा है Z×Z। तो U पहला बात V का एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, और चूंकि अबेलियन ग्रुप्स हैं तो नॉर्मल्स हो गए। तो आप बात कर सकते हैं कोशेंट ग्रुप के बारे में। तो इस कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस कोशेंट ग्रुप, वो पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा बहुत भी अगर होमोमॉर्फिज्म्स का आपको आइडिया होगा तो क्वेश्चन आप देख के आराम से एक्सिक्यूट कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, मैं जो ये बता रहा हूँ सॉल्यूशंस मैं आगे दे दूंगा, अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना है और मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान है, तो ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है उनके। मैं आसान इन द सेंस में, इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने 6 महीने, 8 महीने, या एटलीस्ट 3 महीने
बहुत मेहनत से पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनका उस टाइप का फाउंडेशन अच्छा नहीं है, या जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं है, तो उनके लिए तो मैं कहूंगा पहले बेसिक्स अच्छा करना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन इसके लिए ये हो जाएगा, ये आइडिया से लग जाएंगे, बट आपको आइडिया क्लिक नहीं हो रहे हैं, होपलेस नहीं होना है, उस आइडिया पे काम करना है पहली बात, ओके। और सोचना है कि करते कैसे हैं, राइट, उसको अप्रोच कैसे करते हैं ये सोचना है, और वो हो जाएगा। उसमें अगर दिक्कत है कि हाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 2 जून से, ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा एग्जाम खराब गया तो मैं कहीं का नहीं हूँ, नालायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, वो सब दिमाग में मत डालिए। वो एग्जाम खराब गया, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। तो बहुत लोगों से ऐसा बार होता है कि मैं यहाँ बोलता हूँ तो उनको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन भी मेरे से नहीं बना, सर ने इतना आसान बता दिया, इतनी आसानी से सर ने आंसर दे दिया, मैं क्यों नहीं सोच पाया। अच्छे कामों में समय लगता है, ओके। ठीक है, चलो। फिर एक क्वेश्चन है आपका, V be the vector space of dimension 3 and T be a linear operator from V to V। तो V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3। ये एक लीनियर ऑपरेटर है आपका V से V के बीच में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, अगर ऐसा लीनियर ऑपरेटर है तो हमेशा ही आपको एक तीन वेरिएंट सबस्पेस मिलेगा जिसका डायमेंशन 1 होगा। कि अगर R3 से R3 के बीच में अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको हमेशा वन डायमेंशनल तीन वेरिएंट सबस्पेस मिलेगा। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, अगर टी ये जो स्पेस है तो हमेशा ही आपको दो डायमेंशनल तीन वेरिएंट सब स्पेस मिल जाएंगे। तो R2 R3 से मतलब R3 ने भी थ्री डायमेंशनल स्पेस ओवर आर, ऑफकोर्स R3 ही हो गया, कोई बात नहीं है। तो अगर है टी वी से वी के बीच में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला क्वेश्चन तो था कि वन डायमेंशनल तीन वेरिएंट सब स्पेस होगा। नंबर टू बोल रहा है कि टू डायमेंशनल इनवेरिएंट सब स्पेस होगा। इनवेरिएंट सब स्पेस क्या होता है? ऐसा सब स्पेस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इनवेरिएंट हो, मतलब उस स्पेस का इमेज उसी के अंदर हो, ठीक है। W is T invariant if image of W under the transformation T contained in W। ऐसे स्पेस को हम लोग टी इनवेरिएंट सबस्पेस बोलते हैं। वो क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत अगर आइगन वैल्यूज का आपका टच होगा तो आपको पता होगा, ये आपके लिए हिंट है, क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है एनबीएचएम में, बहुत बार आया हुआ है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है जीरो इन्फिनिटी से आर के बीच में, सच दैट जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स लेस देन फाइनाइट है, इन्फिनिटी। तो बोल रहा है क्या ये एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा? तो क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ। एफ का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी है, कोडोमेन रियल नंबर है। यहाँ से यहाँ को एक फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन, विद द कंडीशन दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज फाइनाइट। फिर आपको पूछा जा रहा है क्या एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। सेकंड, अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो क्या इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ये तो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, सेकंड अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो क्या इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? आंसर फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, ओके। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा बहुत आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखा होगा और कंटिन्यूटी का यूज करा होगा तो, ओके, ठीक है। तो ये, फिर एक प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आ, लिखिए ए आपका 1 1 -1 1 1 0 0 -1 है। बी आपका है 1 3 0 0, ठीक है। और एफ एक्स है -3 x -4 y। तो बोला जा रहा है मिनिमम ऑफ एफ एक्स इन द रीजियन एक्स बिलोंग्स टू R4 सच दैट ए एक्स जो है इक्वल टू बी है या लेस देन इक्वल टू बी है, दैट्स द थिंग, क्योंकि ए एक्स तो एक वेक्टर होगा। हाउ कैन बी ए वेक्टर लेस देन इक्वल टू सम वेक्टर? आई थिंक इक्वल टू होगा, यू शुड करेक्ट मी, ओके, ठीक है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी होगा, क्योंकि दो वेक्टर को आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, मॉडल्स कंपेयर कर सकते हैं कि नॉर्म लेस देन इक्वल टू दिस नॉर्म, हाउ यू कैन से दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी होगा एरर, या तो इसने ये मीनिंग समझाया होगा अपने इंट्रोडक्शन में कि दिस वेक्टर लेस देन इक्वल टू दिस, अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो। तो एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है 4 × 2, बी दे रखा है 4 × 1, एफ एक्स दे रखा है -3 x -4 y, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द रीजियन एक्स बिलोंग्स टू R4 सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी, ऑल्दो एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी, ऐसा कुछ होगा लेस देन इक्वल टू। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है तो मैं ये आप लोग के लिए अभी छोड़ रहा हूँ, बताना मेरे को करेक्ट करके क्या है, ओके। एक क्वेश्चन और है, ये भी
पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रिंग स्ट्रक्चर्स नॉन आइसोमॉर्फिक विथ यूनिटी विल कैरी अ फोर एलिमेंट सेट। तो कितने रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे नॉन आइसोमॉर्फिक, मतलब कहा जा रहा होगा कितने रिंग्स होंगे आपको आइसोमॉर्फिक जिनके पास चार एलिमेंट्स है, रिंग विथ फोर एलिमेंट्स विथ यूनिटी। तो उनके कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, किस वैरायटी के हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है आपको आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये भी अपना ढंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा रिंग के प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे ग्रुप्स के लिए आपके पास आंसर है, रिंग्स में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, राइट। थोड़ा सा समझदारी के साथ, ये चार ऑर्डर आठ ऑर्डर के ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट बिग डील। मेरे ख्याल से लगता है इसको थोड़ा सा मैं मॉडरेट से ऊपर के लिखता हूँ। जो लोग पहले इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे उनसे बन गए होंगे, नहीं हुआ होगा तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए कोई एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, ए का पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी है, एंड ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एन। तो ए एन बाई एन मैट्रिक्स है जहां पे ए का पावर 10 आइडेंटिटी हो रहा है। तो साथ ही साथ ये बोल दिया कि ए का कोई रियल आइगन वैल्यूज नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एन के बारे में पूछा जा रहा है कि एन के बारे में आप क्या बताएंगे। रियल आइगन वैल्यूज के लिए जो होता है, किसी कोई भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू रियल होता है तो मतलब एन अगर ऑड है तो हमेशा रियल आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। इवन के केस में नहीं होता है, तो एन तो इवन तो श्योर, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखा है, ए टू द पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड देन नो रियल आइगन वैल्यू। उसके बेसिस से पूछा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ एन बताइए क्या है। क्वेश्चंस अगर यही क्वेश्चन है तब तो आपको मिनिमम पॉसिबिलिटीज आपको देना पड़ेगा कि क्या होगा नहीं होगा, राइट। और ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है कि लोग किए होंगे इस प्रॉब्लम्स को, ऐसा नहीं कि नहीं किए होंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी बच्चे भेज दें तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज इस बेसिस पे भी आराम से निकल जाएगा। यू कैन से द पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इसका जो मिनिमल जो एनालिटिक पॉलिनोमियल्स है वो निकाल के यू कैन सॉल्व इट एंड यूल गेट द आइडियाज कि कैसे क्या करना है। ठीक है, फिर एक लिमिट का क्वेश्चन है। इस बार जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पॉज करता हूँ। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस देखा है, इस क्वेश्चंस को देख के ये मुझे इस बार लग रहा है, इस बार का जो क्वेश्चंस का लेवल था और पिछले साल का जो क्वेश्चंस का लेवल था, पिछले साल के कंपैरिजन इस साल का जो पेपर है थोड़ा सा आसान है। देखा ना, रीजन इसके बहुत सारे थे। एक तो इस बार बीएससी के भी जो एनबीएचएम एमएससी का जो टेस्ट होता है वो भी इस बार पीएचडी के साथ था। तो क्वेश्चन का लेवल ऑफ कोर्स आपके जो बीएससी के बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट है वो भी दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ही दे रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपको बैलेंस रखना है, तो इसलिए क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, और जो कंटेंट था, जो क्वालिटी थी, थोड़ी सी लेवल पिछले साल के कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल एकदम बहुत ही आसान हो गया है। तो ये रीजन है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है। कंप्लीट जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो होगा। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन अभी भेजा है, लिमिट पूछा गया है एक सीक्वेंस की। ठीक है, वो सीक्वेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर टू प्लस डॉट 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 रूट अंडर एन, ये एक ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में वन का पावर वन थर्ड, टू का पावर वन थर्ड, ये समीशन एन का पावर वन थर्ड, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर होल डिवाइडेड बाई वन का पावर 1.6, ऐसा एन का पावर 1.6 सबका सम, फिर वन स्क्वायर का पावर वन थर्ड, टू स्क्वायर का पावर वन थर्ड, इसका फिर समेशन, इसका लिमिट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लगता है प्रॉब्लम एक्सिक्यूट किए होंगे हेयर एंड देयर, सो इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। एक मेरे ख्याल से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, नहीं, एक आपको साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आया है कि अगर C9 डिनोट कर रहा है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप C9 क्रॉस C9 विच आर आइसोमॉर्फिक टू C9। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। C9 मतलब जो Z9 आप बोलते हो, ठीक है, उसी को साइक्लिक ग्रुप में स्टैंडर्ड बुक्स में C9 बोला जाता है। ठीक है, तो C9 जो ग्रुप है आपका ऑफ ऑर्डर 9 साइक्लिक ग्रुप है। तो आपको पूछा गया है कि कितने सब ग्रुप्स होंगे C9 क्रॉस C9, उसका प्रोडक्ट लीजिए Z9 क्रॉस Z9, उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे जो कि Z9 के साथ आइसोमॉर्फिक होंगे। Z9 एक साइक्लिक ग्रुप है, राइट। और एक साइक्लिक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक और उसके पास ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, नॉड नॉर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। तो आप काउंट कीजिए कितने यहाँ पे नॉर्डर के एलिमेंट्स होंगे बाय फाइनल, दैट्स आइडिया। आई मीन बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये, बहुत लोगों ने करा होगा, मैंने वैसे हिंट भी दे दिया। ठीक है, और अ, एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई
divided by 2, which is the 0th term of the sequence of the function gn. तो gn एक सीक्वेंस है जिसका g0 डिफाइन कर दिया गया है fy. क्या है fy? y स्क्वायर प्लस y बाई, एंड ऑल अदर टर्म्स आर गिवन बाय gn इज इक्वल टू f ऑफ gn. बहुत बढ़िया. ठीक है. If the sequence of the function gn converges to g, then possible domain for g is. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? एक फंक्शन दे रखा है एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई अप बाई टू. ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है एफ वाई. उसको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जीरो टर्म डिफाइन कर, जैसे जी नॉट, जी1, जी2, जी3, जी4, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है. जीरो टर्म इसने वही एफ वाई डिफाइन कर रखा है. जीएन इसने रिकर्सिवली डिफाइन करा. जी1 कैसे डिफाइन किया? जी वन ऑफ वाई इक्वल टू ना एफ ऑफ जो अपना जी नॉट है. फिर जी टू कैसे डिफाइन करा? एफ ऑफ जी1. जी3 कैसे डिफाइन करा? एफ ऑफ जी2, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जी एन प्लस वन इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एन. ऐसे डिफाइन करते क्या. और मान लो कि ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है जी पे. पॉसिबल वैल्यूज फॉर जी पूछा जा रहा है कि जी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी. ठीक है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और क्वेश्चन में मुझे मतलब मॉडरेट ही लेवल का मैं बता रहा हूँ. तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोस्ट स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया होगा. तो मुझे कुछ खास इसमें नहीं लगा. बन गया होगा लगभग लोगों से. ठीक है. एक और जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ. एक एफ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस एफ फ्रॉम 1 3 से क्लोज इंटरवल 1 3 से -1 से 1 के बीच में, सच दैट 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो. देन सुप्रीमम ऑफ एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ. दिस इंटरवल 1 से 3 एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सुप्रीमम पूछा जा रहा है. आपके पास एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, वो क्लोज इंटरवल 1 3 से -1 से 1 के बीच में, ताकि उसका इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स जीरो हो रहा है. तो आपको सुप्रीमम पूछा जा रहा है इस इंटीग्रल का 1 से 3 एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन निकालिए और सुप्रीमम लीजिए ओवर एफ बिलोंग्स टू द कैपिटल एफ. ये सुप्रीमम क्या आएगा? ये. ठीक है. तो ये था. फिर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, अभी बाकी और भी क्वेश्चन है उसमें डाउट है. एक ई एक्स फंक्शन डिफाइन किया पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड डी ले रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर थ्री सच दैट पी एक्स फैक्टर्ड इनटू पी एक्स स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स. ये जो पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री है, ये लीनियर फैक्टर में स्प्लिट करना चाहिए. ठीक है. तो वो सारे ए बी सी आपको ढूंढने हैं. तो मोटा मोटी क्या प्रॉब्लम है? पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये स्प्लिट होना चाहिए लीनियर फैक्टर्स में. तो वो ए बी सी का आपको कलेक्शन ढूंढना है. तो एक्स ऑल दोस पेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर थ्री सच दैट दिस पॉलिनोमियल स्प्लिट्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स ओवर आर. आर की बातचीत हो रही है. क्या ये सेट कनेक्टेड है? ए बी सी अगर आर थ्री में है तो ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री भी होगा. ये ऑप्शन है. अच्छा प्रॉब्लम है. मुझे लगता है प्रॉब्लम लोगों ने करा होगा. इसको बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, फील्ड थ्योरी की तरफ से भी अप्रोच कर सकता है. और आप चाहें तो एक बेसिक जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है पॉलिमल्स को सॉल्व करने का, अपना ग्रेजुएट लेवल का, उसके थ्रू से भी जा सकते हैं. तो मैं आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, एक बार मैं करेक्ट हो जाऊं. लेकिन अगर ये क्वेश्चन है, तो अभी तक जो मैंने अपना करा, अगर ये क्वेश्चन है, तो इस बेसिस पे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार के जो क्वेश्चंस के लेवल थे, मुझे बहुत ही ज्यादा नहीं लगे कि लेवल बहुत पिछले साल के कंपैरिजन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज्यादा उस लेवल की नहीं लगे कि बहुत ज्यादा सोचना हो. हाँ, एक दो क्वेश्चन थे जो सोचने लायक हैं. लेकिन बाकी क्वेश्चंस होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी आपका प्रैक्टिस रहा होगा तो आपने एक्सक्यूट करा होगा. लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं भी हो पाया ना, मैं बोलूंगा मत हॉपलेस होइए, है ना, टेंशन में मत आइए, आराम से रहिए. अभी और भी एग्जाम्स होने वाले हैं जहां बहुत अच्छा कर सकते हो. ठीक है. लेकिन अब कट ऑफ की बात में आ जाऊं कि कट ऑफ क्या रहेगा. अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है, तो अगर ये सारे क्वेश्चंस हैं अभी तक जो मैंने करे हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे, बाकी स्टूडेंट्स अभी भेज रहे हैं, बट जहां तक मुझे मोटा मोटी जो मेरे को दिमाग में समझ में आया कि क्या ये क्वेश्चंस का लेवल है, इस क्वेश्चंस के लेवल से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ है पिछले बार के कंपैरिजन से बढ़ेगा. ठीक है. जरूर बढ़ेगा. तो कितना बढ़ेगा? हो सकता है 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, वो होगा. लेकिन क्वेश्चंस अभी तक मेरे को 50% ही आसपास मिले हैं. 50% और आने बाकी हैं. तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक अगर आइडिया, अगर ऐसा ही क्वेश्चन बाकी भी 50s होंगे, तो क्वेश्चन का कट ऑफ ऑफ कोर्स बढ़ेगा इस बार, नो डाउट. लेकिन कितना बढ़ेगा वो डिपेंड कर रहा है बाकी 50s क्या होंगे. लेकिन इतना जरूर है कि अभी के हिसाब से कम ये गारंटी है कि 3 4 मार्क्स तो एटलीस्ट
अगर पिछले बार का कट ऑफ मान लेते हैं 24 होगा, तो इस बार 28 27 के चांसेस हैं रिटर्न के लिए। अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। और आप लोग जो इस बार अभी जो एग्जाम दिए, और कहीं लग रहा है कि हाँ यार कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअली दिक्कत हो रहा है, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस जगह किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, और उसको आप करेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ज्यादा उदास और अपसेट्स नहीं काम करेंगे मेरे ख्याल से, बट ठंडे दिमाग से बैठिए, रियलाइज कीजिए क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से एग्जाम खराब गया, और इसको आप आने वाले दिनों में कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। बाकी कोई टेंशन हो इससे रिलेटेड, कोई टेंशन नहीं है, आप मेल कर सकते हैं Noble Forum 05 पे, सो दैट अगर लगे कि कॉन्सेप्चुअली बहुत डाउट है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ के गया रहा था, ये सारी चीजें करके गया रहा था, तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता। तो उसके लिए 2 तारीख से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए मेल कर देंगे Noble Forum 05 पे, या हमारी वेबसाइट nobleforumindia.com पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी जाकर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। बाकी हम आने वाले दिनों में कुछ सॉल्यूशन देंगे, अभी भी कुछ देंगे। बाकी आप टेंशन मत रहिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। और आप अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत पढ़ा है, ये करेक्शन नीडेड है इस क्वेश्चंस में, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये लोगों ने जो मुझे भेजे हैं जो उनको याद थे, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, आई विल बी रियली, ठीक है। मेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।